हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिक के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बहुत सारी परिभाषाएं समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे अभी मॉडर्न बोल सकते हैं या फिर आधुनिक बोल सकते हैं, जिसमें कार्बनिक रसायन के बारे में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में तथा उनके व्युत्पन्न के बारे में जब भी अध्ययन किया जाता है तो वह कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही जाता है। कार्बनिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कार्बन, जो कि लगभग कह सकते हैं कि हर एक पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है अकार्बनिक पदार्थों को छोड़ के। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बनिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कार्बन का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इसकी एटॉमिक नंबर होता है C6, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। अब इस कार्बन की हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में, संयोजकता, क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो सब निर्भर करते हैं इसकी संयोजकता के आधार पर। इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, जिसको हम बोलते हैं चतुर संयोजकता। अब ये कार्बन जो है ये अपने को फुलफिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए ये कोशिश करता है कि इसके बाहरी कोश में, जैसे इसका हम बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार बनाया जाएगा। कुछ इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इसमें इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोल सकते हैं। अब इस प्रकार इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, और हम जानते हैं हर एक तत्व ये चाहता है कि वो अपने बाहरी कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करे, और ताकि वह हो जाए अस्थायी। तो ये अपने आप को अस्थायी करने के लिए अलग अलग तत्वों के साथ रिएक्शन करके बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे बात करते हैं सबसे सिंपल यौगिक, जो कि होती है CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। ये मीथेन यौगिक इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बनाता है। जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, वो बनेगा C, कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें देखते हैं ये बंध बना हुआ है, तो बात करते हैं सबसे पहली बात बंध के बारे में। आबंध, आबंध, इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कितने प्रकार के आबंध देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार के आबंध देखने को मिलते हैं, जो कि पहला होता है संयोजक बंध या आबंध, दूसरा होता है आयनिक बंध, और तीसरा होता है उपशम संयोजक बंध। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें हम बात करते हैं सहसंयोजक आबंध के बारे में, जो कि लगभग सभी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर देखने को मिलता है। हाइड्रोकार्बन, तो आप जान जाते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि इस कार्बनिक रसायन को क्यों अलग रूप से पढ़ा जाता है, क्यों इसको रसायन की एक अलग शाखा माना जाता है, क्या कारण है? तो इसके कारण मुख्य रूप से एक ही है, जो कि इसकी संयोजकता है, जो कि होती है 4।
ये चार संयोजकता इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप में ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अब बात करें तो ये कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्बन यदि कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो सकती है, और ये अपनी बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। जैसे बात करें सी की, ये सी सिंगल बॉन्ड्स बनाए तो सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी करते करते ये बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकता है, जो कि ये सीधी श्रृंखला है। इसमें शाखा भी जुड़ सकता है। ये इसको बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे यौगिक के पास, किसी दूसरे धातु के पास, किसी दूसरे तत्व के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस गुण की वजह से ये इतने ज़्यादा यौगिक बना देता है जिसके बारे में हमको अध्ययन करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसी की वजह से इसको एक नया रसायन की शाखा के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है कार्बनिक रसायन। अब इस कार्बनिक रसायन में कार्बन जो है वो तीनों प्रकार के बंध बनाता है। जैसे बात करें यहाँ पे सहसंयोजक, आयनिक और साथ में उप सहसंयोजक। इनमें से हम बात नहीं करें, बात करें किसके बारे में, सहसंयोजक। ये सहसंयोजक है क्या? सह का मतलब होता है साथ साथ, या फिर कह सकते हैं बराबर। सहसंयोजक मतलब कि कह सकते हैं कि यदि 2 रुपए का कोई सामान है और किसी इंसान के पास 1 रुपए है और वो चाहता है तो 2 रुपए का सामान मिल जाए। अब दोनों के पास वो सामान लेने के लिए कंडीशन ये है, या तो उसके पास 2 रुपए हो या फिर वो साझेदारी करके उस सामान को परचेज करे। वही चीज़ यहाँ पे है कार्बन के साथ। अभी कार्बन क्या चाहेगा? कार्बन चाहेगा कि कम से कम हम अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर लें। तो फुलफिल करने के लिए ये कोशिश करता है कि कार्बन किसी और कंपाउंड के, किसी और यौगिक के साथ या फिर किसी और तत्व के साथ जुड़े और जुड़ के अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करें। तो कार्बन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कार्बन यहाँ पे इस सहसंयोजन में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कार्बन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक होता है एकल बंध, दूसरा होता है द्विया बंध और एक होता है त्रिया बंध। एकल बंध, द्विया बंध, त्रिया बंध, इसमें होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसमें होती है 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और इसमें होते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब बनता है एकल बंध, और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब बनता है द्विया बंध, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब बनता है ट्रिपल बंध। जैसे बात करें एकल बंध कब होता है, द्वि कब होता है, त्रि कब होता है। तो एकल बंध के लिए कुछ एक नाम स्पेशल दिया जाता है, जो कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कहते हैं संतृप्त। संतृप्त ये हाइड्रोकार्बन के अंदर अक्सर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं या फिर संतृप्त यौगिक बोल सकते हैं। संतृप्त यौगिक लिखते हैं। ये संतृप्त यौगिक होते क्या है? कह सकते हैं ऐसे यौगिक या फिर ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। संतृप्त यौगिक कहलाते हैं।
इसी प्रकार आता है दूसरी वर्ड जिसको बोलते हैं असंतृप्त। बात करते हैं असंतृप्त क्या होता है। तो असंतृप्त की परिभाषा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कह सकते हैं ये हमारा हो गया संतृप्त वाला। जैसे हमने जाना संतृप्त ये बोल सकते हैं इकाला बंद वाले जितने भी यौगिक होंगे वो बोल सकते हैं संतृप्त। वैसे ही जब आती है बात डबल बंद और ट्रिपल बंद की, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त। संतृप्त में हम बात कर सकते हैं एल्कीन का नाम हमने सुना होगा, और असंतृप्त के अंदर आता है एल्कीन और आता है एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, और एल्केन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। क्या जितने ही सारे रसायन इस कार्बनिक रसायन के अंदर पड़ते हैं या फिर कुछ और भी है, तो जवाब मिलेगा आपको कुछ और भी है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस इसका सिंपल इंट्रोडक्शन, और बाकी क्लास नेक्स्ट है।